तो आज मीटिंग की क्या समस्याएं निकल कर सामने आई और किस तरह से इसका समाधान। आज की रोहतक जिला कष्ट निवारण कमेटी इसकी 16 शिकायतें थी, जिसमें से 14 का समाधान किया है। इसमें चाहे पानी के सीवर की बात थी, इलेक्ट्रिक की बात थी, बिजली विभाग के कोई कनेक्शन देने की बात थी, तो सारी बातों का आपके सामने हमने बड़ा जो फैसले किए हैं, इससे लोग संतुष्ट हैं। और मैक्सिमम फैसले जो किए हैं, जो उनका समाधान किया, लोग खुद लिख कर दे दिया उन्होंने कि हम संतुष्ट हैं, हमारा समाधान हो चुका है। तो निश्चित तौर से मैं जिला रोहतक की जो कष्ट निवारण कमेटी है, इसके अंदर जो मद आते हैं उसमें अधिकारियों का, सदस्यों का और विशेष तौर से आप सबका सहयोग की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी ग्रीवेंसी बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चल रही है। बजट सत्र चल रहा है सर, और गांवों को विकास की जिम्मेदारी आपकी है, पंचायत आपके पास है, तो क्या उम्मीदें हैं बजट सत्र से? इसके लिए मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश का 65% जो पॉपुलेशन है वो मेरे विभाग से जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत विकास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बजट आने से पहले प्रो बजट के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, आम जनमानस से मिलकर के आम पब्लिक के भी सुझाव लेते हैं। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार जो बजट हमने फर्स्ट बजट पेश किया नायब सैनी के नेतृत्व में, 275 नए सुझाव बजट में डाले थे। अब की बार भी हमने इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर प्री बजट के अंदर चर्चा की है। तो 26 तारीख को जो बजट पेश होगा तो निश्चित तौर से नए सुझाव डाल करके जो आम जनमानस की जो निश्चित धरातल की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सबको बजट में जोड़ा जाएगा, जिससे जनता को ये लगे कि हमारे बात कही हुई बजट में लाई गई है। तो निश्चित तौर से अच्छा बजट होगा और पूरे प्रदेश के लिए बहुत सुंदर बजट होगा और विकास दृष्टि बजट होगा। प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बजट सत्र में आपको घेरेंगे, कानून व्यवस्था की दिक्कतें हैं, व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। जब भी विधानसभा का लाइव चलता है, विपक्ष उससे पहले बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम घेराव करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन विपक्ष की हालत होती है जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जब रिप्लाई करते हैं तो कांग्रेस के लोग सदन छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री को घेर के बिठाते हैं कि आप मेरी पहली बात पूरी सुनिए। तो खुद वो कह देते हैं जी हमने सुन ली, हमें जाने दीजिए। इसलिए जब बजट सत्र है या गवर्नर एड्रेस है तो सरकार बेखूबी से, जो विपक्ष जो बोलता है उसका हम बेखूबी से उसका रिप्लाई देते हैं। तो इसलिए आज 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार बन रही है, इससे जनता सरकार के प्रति खुश है, तो इसलिए बार बार रिपीट कर रही है। क्योंकि अपनी बात कहकर के सुनने का उनका मादा नहीं है, क्योंकि झूठ बोल करके जब सच्चाई उनके सामने प्रस्तुत होती है तो सच्चाई सुनने का उनका मादा नहीं है। इसलिए वो कोशिश करते हैं वॉकआउट करके हम हाउस से बाहर जाएं, और सरकार रोकती है उनको भी, आप वॉकआउट ना करें, आप हमारी बात सुनिए। मंत्री जी, 2 महीने के लिए पेंशन रोकी गई थी, फिर उसको रिस्टोर कर दिया गया, क्या वजह? इसके लिए कोई हमने पेंशन किसी की गलत मंशा से न तो रोकी थी, ना मंशा गलत है। उसके अंदर हमने कहा था कि जो पात्र लोग हैं उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, जो गलत तरीके से ले रहे उनकी कटनी चाहिए। उसने कुछ सर्वे करवाया था, उस सर्वे के अंदर तो एकदम से जैसे फील्ड से भी आवाज आई, आप सबकी तरफ से भी आवाज आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सम्मानित जो सीनियर सिटीजन है उनको सम्मान को देखते हुए तुरंत सभी जो पेंशन है, जो उनका एरियर भी 1 महीना डिले भी हुई होगी या 15 दिन जो डिले हुई है, तो सारी की सारी वो रिलीज कर दी गई है, ना को पेंशन कटी है ना कटेगी। तो अभी चल रहा है उसका नहीं, इसलिए ये समय समय पर रिव्यू चलता रहता है कि कोई गलत पेंशन ना ले, जो पात्र लोग हैं उसमें जुड़े, और गलत को ले रहा था वो कटे। अभय चौटाला तो ये कह रहे थे कि हमारे दबाव में आप लोगों ने फैसला वापस ले लिया। नहीं, इसे कहने वाले प्रजातंत्र में कोई कुछ भी कहता रहता है। सरकार का निर्णय लेना सरकार का फर्ज होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है,
तो उन्होंने अपना निर्णय लेकर के तुरंत सभी सम्मानित बुजुर्गों को समान तरीके से पेंशन लागू की। एक मंत्री जी, गर्मी का मौसम आने वाला है, पीने के पानी की सप्लाई की समस्या एक बार फिर आएगी, उसके लिए किस तरीके की तैयारी? इसके लिए जैसे कि आज कॉलोनीज का, जैसे नगर निगम की कॉलोनियों का जिक्र आया है, तो उसमें 210 समथिंग करोड़ का 2 एस्टीमेट गए हैं। तो हम माननीय हमारे रणबीर गंगवा जी जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करेंगे। मेयर हमारे साथ बैठे हैं, रामतार वाल्मीकि जी, ये खुद वहां से चिट्ठी लेकर आएंगे, डीसा भी रिकमेंडेशन अपनी भेजेंगे। तो हम बात करके हम जल्दी कोशिश करेंगे कि एस्टीमेट पास हो। तो या मान सकते हैं कि पुराना शहर है जो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले जो लाइन बिछी हुई है, आज घर की संख्या कॉलोनियों की संख्या बढ़ चुकी है। तो इसलिए चाहे सीवर है चाहे पानी की है, तो वो रिप्लेस वो होनी चाहिए। तो इसलिए जो एस्टीमेट बनाया तो उसको जल्दी करवाएंगे। एक मंत्री जी, कल एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और विरोध किया, इसलिए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी समय समय पर देश पर इस प्रकार से छेड़ते रहते हैं। मैं तो केवल उनकी 2 बात का उदाहरण दे सकता हूँ। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के ये प्रचार किया था, यदि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात का गवाह हूं, जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं हाउस में मौजूद था। 27 जून 1961 की वो चिट्ठी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों ना इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको कटिंग करके चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कंट्राडिक्ट किया था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो कोई संविधान के प्रति या आरक्षण के प्रति कोई भी कटौती नहीं होगी, इसी प्रकार से समान तरीके से जारी रहेगा। दूसरा, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। साथियों, ये आंकड़े तथ्य हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो देश में कांग्रेस के 52 एमपी बने थे, और 2024 में जब चुनाव आया इनके 99 एमपी बने। तो मैं कहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है तो 52 से 99 नहीं होनी चाहिए थी, 52 से घटनी चाहिए थी। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना ये लंबे समय तक नहीं चलते। एक सवाल हो गया, आए दिन पूरे प्रदेश में गैंगवार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। इसके लिए कोई भी है गैंगवार लगाए या कोई मर्डर है, फिरौती है, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन उसके ऊपर पुलिस, मैं कहता हूं, बहुत जल्दी शिकंजा कसकर उनको गिरफ्तार भी करती है, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। और मैंने पिछले बजट में जब किसी विपक्ष के एक साथी ने पूरे प्रदेश का लाइन ऑर्डर के ऊपर रिपोर्ट मांगी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि मैंने रिप्लाई दिया था। हमने केवल अपने कार्यकाल का 2014 से लगातार हमने ब्यौरा दिया। हमने अपने कार्यकाल का 2014 से लेकर के अब तक टू डेट का दिया, तो मैं कह सकता हूँ 2025-26 के अंदर किसी में 40%, किसी में 50% उसमें क्राइम रेट कम हुआ है, अलग अलग उसमें। तो इसलिए निश्चित तौर से सरकार आज क्राइम के प्रति निश्चित सीरियस रहती है कि प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन वो विदेशों में बैठे हैं, जो इसके लिए आप खुद भी आप देखते हैं कि रोज चैनल पर देखते हैं, आप ही दिखाते हैं, तो सरकार बराबर विदेश से किसी को लेकर आना एक लंबा प्रोसेस होता, फिर भी सरकार इसमें लगी रहती है। धन्यवाद। विपक्ष तो कांग्रेस तो कह रही है कि 50 से 60 गैंग है जो सक्रिय गैंग। वो लिस्ट उनके पास होगी, लेकिन हमारी पुलिस के पास पूरी लिस्ट है, पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रहती होगी।